नमस्कार दोस्तों। एक जंगल के बीच से एक बंजारे का कारवां जा रहा था। देश का राजा भी उसकी इज्जत करता था क्योंकि उसका हीरे मोतियों का व्यापार था। ऊपर से लाखों में एक अप्सरा सी उसकी बंजारी थी। सबसे आगे बंजारे का रथ चल रहा था और बंजारी बंजारे की गोद में सोई बातों में मशगूल थी। तभी अचानक भेड़ों की मैं सुनाई दी तो दोनों की बातों का सिलसिला टूट गया। बंजारन अचकचाकर उठ बैठी। नजर में न समाये इतनी भेड़ वहां मौजूद थी। बंजारा और बंजारन भेड़ों की ओर देखने लगे तो भेड़ें नदी में पानी पी रही थी और उन्हीं के बीच एक नौजवान लड़का भी भेड़ों के समान जीभ से पानी पी रहा था। तभी बंजारा कहने लगा, देखो कितना मूर्ख आदमी है, हाथ होने के बावजूद भी जानवरों की तरह पानी पी रहा है। ये तो आदमी के नाम पर ही दाग है। तभी बंजारन बोली, सब माहौल और संगत का असर है। अगर आप भी इसकी जगह होते, भेड़े चरा रहे होते तो शायद आप भी ऐसे ही पानी पीते। बंजारी की बात बंजारे के कलेजे के पार हो गई। कड़कती आवाज में बंजारा बोला, माहौल संगत, मेरी पत्नी होकर तू ऐसी बातें करती है। भला पुरखों का कहा कभी गलत नहीं हो सकता। जैसा बीज वैसा ही दरखत, आग को आग ही लगेगा, आम नहीं लगेगा। खानदानी तासीर को कैसे झुठलाया जा सकता है। इसकी माँ की कोख ही खराब लगती है। बंजारी मुस्कुराकर कहने लगी, किसी माँ की कोख खराब नहीं होती। उसने बात पूरी भी न की थी कि वह बीच में ही उबल पड़ा। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरी माँ का मुकाबला इस जानवर की माँ से कर रही है। बंजारी के कानों में तो जैसे गर्म शीशा उड़ेला गया हो। आपा बिसारते हुए बोली, आप गलत सोचते हैं। न किसी की माँ की कोख खराब होती है, न किसी के बाप का अंश। ये सब तो जन्म के बाद के खेल हैं। जो जैसा देखेगा सुनेगा वैसा ही तो बनेगा। बंजारे की जबान आज पहली बार ऐंठी थी। बदहवास सा बोला, इसका मतलब दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती मेरी शोहरत के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं। राजा यूं ही मेरी कदर करते हैं। बेकार की बातें बढ़ाने में क्या फायदा। मुस्कान को जबरन रोककर बेचारी चुप हो गई। बंजारी की यह खामोश मुस्कान बंजारे के कलेजे में बिजली की तरह कौंध गई। हाथ पकड़कर धकियाते हुए उसे रथ से नीचे उतार दिया। बंजारी ने बंजारे का यह सख्त रूप देखा तो अवाक सी रह गई। मन ही मन सोचने लगी कि मुझे अपनी राय दर्शाने का भी हक नहीं। केवल रोटी कपड़ों की खातिर ही पति की गुलामी करती हूँ। रोटी चाहे जैसी भी हो, है तो रोटी ही। कपड़े चाहे जितने भी कीमती हों, है तो बदन ढांपने के लिए ही। हम बिस्तरी के अलावा और उसकी अहमियत ही नहीं। उसके रोए रोए से चिंगारियां चटकने लगी। बंजारी के हाव भाव देखे तो बंजारे का गुस्सा गायब हो गया। फिर कहने लगा, पहले तो अंट संट बक देती हो, फिर उसका पश्चाताप करती हो। बंजारी को लगा जैसे उसके दिल पर कोई यारी चला रहा हो। गुस्से से बोली, पश्चाताप काहे का? मैं तो अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। पत्नी की बात सुनकर पति का खून खोल उठा। लाडों में इतना गुरूर, छिनाल बहुत सर चढ़ गई है। चोटी पकड़ जोर से झटका देते हुए कहने लगा, तो अपनी बात पर ही कायम रहना, हरगिज मत डिगना। कुतिया को ज्यादा मुंह लगाया, जिसका यह फल तो मिलना ही था। शराफत से मेरा सारा गहना दे दे, फिर सारी उम्र इसकी सोहबत के मजे ले लेना। इस फूहड़ बात के जवाब में कहने को तो दसों बातें वह कह सकती थी, पर उसने अपने होठ सील लिए। ऐसी निर्लज बात का वह क्या जवाब दे। ऐसे आसरे से मौत ही भली। ऐसे पति से तो जितना दूर हो सके उतना हो जाए। उसका तो मुंह कसेला हो गया। लानत है ऐसे सुहाग और ऐसे गहनों पर। बंजारी ने एक एक करके सारे गहने उतार कर बंजारे के हाथ में पकड़ा दिए। बंजारा तो फिर गहनों की पोटली लिए आगे बढ़ता हुआ बोला, अब तो इसी की संगत में रहना। भेड़ों का रखवाला जिसका नाम भोला था, वह उनकी बातों को सुन तो रहा ही था,
बंजारे के जाते ही वह बंजारी के पास आकर कहने लगा, बहन, तूने मेरी वजह से अपना घर क्यों बिगाड़ा? मुझे इन भेड़ों के साथ रहते रहते इसी तरह पानी पीने की लत लग गई है। भोला ने बंजारी को बहन कहा तो उसकी आंखें भर आई। भोला फिर कहने लगा, रो मत बहन, अगर तू इसके पास नहीं जाना चाहती तो चल, तू मेरे घर पर चल पड़। मैं जैसी खाता हूँ वैसी तू भी खा लेना। बंजारी अब भगवान की मर्जी समझकर भोला के साथ उसके घर चली गई। बंजारी ने भोला का घर देखा तो समझ नहीं आया घर है या कबाड़ खाना। जरूरत के कुछ ही बर्तन बासन और वो भी अस्त व्यस्त पड़े थे। कूड़े करकट का हर ओर ढेर लगा पड़ा था, मगर फिर भी उसने चूल्हे से शुरुआत की और 2 ही दिनों में घर को सलीके से सजा दिया। अब भोला को बना बनाया खाना मिलने लगा, पहनने को सिले और धुले कपड़े मिलने लगे। बंजारी भोला के पीछे पड़कर उसे नहलाती धुलाती, हर छोटी छोटी बात उसे सिखाती। भोला भी सीखने की कोशिश कर रहा था, मगर पानी पीने की उसकी आदत वहीं बनी रही। बंजारी भी सोचने लगी कि भोला की अब ये जीभ से पानी पीने की आदत को कैसे छुड़ाए। फिर उसके दिमाग में एक बात आई कि जब तक इसकी इन भेड़ों से संगत नहीं छूटेगी तब तक शायद उसकी ये आदत न छूटेगी। फिर एक दिन उसने भोला से कहा, मेरे भाई, तू मुझे अपनी बहन मानता है तो मेरी एक बात मान ले। भोला ने कहा, तू बोल तो सही बहन, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बंजारन बोली, क्यों न हम इन भेड़ों को बेच दें। भोला बीच में ही बोल उठा, अगर इन्हें बेच देंगे तो खाएंगे क्या? वह बोली, मैं चाहती हूँ इन भेड़ों को बेचकर क्यों न हम भैंस और गायें खरीद लें और फिर उनका दूध घी बेचकर गुजारा कर लेंगे। तू भी दूध घी खाएगा। भोला को अब ये बात समझ में आ गई। उसने भेड़ों को बेचकर 2 भैंसें और 2 गायें खरीद ली। बस फिर क्या था, उनको तो अब आनंद ही आनंद आने लगा। भोला को अधिक समझदार बनाने के इरादे से बंजारी ने एक दिन भोला से कहा, भोला भाई, तुम्हें अब सारा दिन भेड़ों के पीछे तो रहना नहीं, क्यों न तुम प्रतिदिन राजा की कचहरी में जाओ। भोला बोला, राजा की कचहरी में मेरे जैसे गंवार का भला क्या काम, वहाँ तो बड़े बड़े विद्वान आकर बैठते हैं। बंजारी बोली, पढ़ा लिखा होना क्या किसी के माथे पर लिखा है? और तू सकल सूरत का खूबसूरत है। तू कुछ दिन जाकर तो देख, तुझे दुनियादारी का पता चल जाएगा, तब तेरा जीवन और अधिक बदल जाएगा। भोला को ये बात जच गई। अगले दिन से भोला प्रतिदिन राजा की कचहरी में जाने लग गया। राजा की नज़र में भी भोला चढ़ चुका था कि कचहरी में और सब तो लगभग बुजुर्ग आदमी आते हैं, ये नौजवान किस मकसद से आता होगा। मगर फिर राजा ने अधिक ध्यान नहीं दिया। राजा की रोज कचहरी लगती, भोला भी वहाँ रोज जाता, विद्वानों के तर्क वितर्क सुनता, राजा के फैसले सुनता और घर आकर बंजारी को सब बता देता। एक दिन राजा के दरबार में कोई शिकायत करता न था तो राजा ने सबसे एक सवाल पूछ लिया कि एक लठ के अगर बराबर बराबर 3 टुकड़े कर दिए जाएं तो कैसे पता चलेगा कौन सा टुकड़ा बीच का हिस्सा, कौन सा ऊपर का और कौन सा नीचे का। अब वहाँ एक से एक बढ़कर विद्वान बैठे थे। सब ने खूब मगज लड़ाया, आपस में भी खूब खुसर फुसर की, मगर कोई कुछ न बता पाया। तभी राजा की नजर भोला पर जा पड़ी, जो पीछे बैठा एक हाथ ऊपर किए हुए था। राजा की नजर पड़ते ही भोला बोला, महाराज, मैं इसका उत्तर बता सकता हूँ, मगर कल बताऊंगा। उसे तो बंजारी पर पूरा भरोसा था कि वह इस सवाल का जवाब जरूर दे देगी। राजा की कचहरी खत्म हुई। भोला भी घर पहुंचा और बंजारी को सारी बात बताई। बंजारी ने भी उसका जवाब भोला को तुरंत बता दिया। भोला को तो खुशी के मारे रात काटना भारी हो गया कि इतने बड़े दरबार में कल वह राजा के प्रश्न का उत्तर देगा। अगले दिन भोला कचहरी पहुंचा तो सबकी नज़र भोला पर टिक गई। राजा ने प्रश्न दोहराया तो भोला बोला, महाराज, पहले एक पानी का कुंड मंगवाया जाए। राजा के आदेश पर तुरंत पानी का कुंड आ गया। फिर भोला ने कहा,
लाइए महाराज, मुझे लठ के तीनों टुकड़े दे दीजिए। राजा ने लठ के तीनों टुकड़े भोला को थमा दिए। भोला ने उन तीनों टुकड़ों को कुंड में डाल दिया। अब तीनों टुकड़े ऊपर नीचे तैरने लगे। जो हिस्सा ऊपर आ गया उसकी तरफ इशारा करके भोला ने कहा, महाराज ये ऊपर का हिस्सा है, जो बीच का है वह बीच में तैर रहा है और जो नीचे का हिस्सा है वह नीचे है। राजा बोला, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। मन ही मन राजा ने भोला के दिमाग की दाद दी। कचहरी खत्म होने के बाद राजा ने मन ही मन सोचा कि लड़का तो बड़ा चतुर है, क्यों न अपनी बेटी के लिए इसे ही वर चुन लूं। मगर फिर राजा के मन में ख्याल आया कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी इस बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। मुझे उसकी चतुराई की एक बार फिर से परीक्षा लेनी होगी। अगले दिन कचहरी लगी तो राजा ने भोला से एक प्रश्न और पूछ लिया कि 2 प्रचंड हाथियों के तोल को कैसे निकाला जाए, कि कौन किससे भारी है। भोला बोला, महाराज इसका जवाब मैं आपको कल दे दूंगा। राजा ने भी सोचा, शायद सोचकर जवाब देता होगा, मगर भोला को तो अपनी धर्म बहन बंजारी पर पूरा भरोसा था। कचहरी खत्म होते ही घर आकर बहन को आज का सवाल भी बता दिया। बंजारी ने पहले तो भाई को भोजन कराया, फिर राजा के सवाल का जवाब बताया। भोला भी जवाब को याद करते करते सो गया। सुबह हुई, राजा की कचहरी लगी। आज दरबार में पहले की तुलना में 10 गुना अधिक लोग आए थे। दरबार में तिल रखने की भी जगह न थी। सब सोच रहे थे कि दरबार के विद्वान जिस प्रश्न का उत्तर न दे सके उसका ये गंवार क्या उत्तर देगा। कुछ तो उत्तर सुनने की जल्दी में थे, कुछ सोच रहे थे कि सही उत्तर न देने पर राजा इसे क्या दंड देगा। राजा जब दरबार में आया तो दीवान ने खड़े होकर कहा, भोला से पहले कोई भी राजा के प्रश्न का उत्तर दे सकता है, मगर किसी के पास उस सवाल का जवाब था ही नहीं। कुछ क्षण बाद कोई उत्तर न दे पाया तो भोला खड़ा होकर कहने लगा, महाराज 2 प्रचंड हाथियों के भार को तोलने के लिए दोनों को बारी बारी एक बड़ी सी नाव में बैठाया जाए। जिस हाथी के वजन से नाव पानी में गहरी डूबे, वहां तीखे औजार से खोदकर निशान खींच देना है। फिर पत्थर भरकर दोनों निशानों की दूरी को पाटने से वजन का फर्क निकल आएगा। कहो तो रूबरू करके बता सकता हूँ। भोला का जवाब सुनते ही राजा ताली बजाने लगा। फिर क्या था, पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। फिर राजा ने कहा, राजा का सदा फैसला होता है, मगर बेटी का बाप होने के नाते भोला से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भोला, क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो। भोला बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं है सरकार, मगर आपने हमारे लिए घर बनवाना पड़ेगा, और वह भी जंगल वाली नदी के किनारे पर। राजा ने कहा, भोला हम तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी बुद्धि के हम कायल हैं, इसलिए जो कहोगे हम करने को राजी हैं। धूमधाम से राजकुमारी और भोला का विवाह हो गया। राजा का आदेश पाते ही हजारों मजदूरों ने 10 दिनों में नदी किनारे महल खड़ा कर दिया। धन हो तो काम बनते क्या देर लगती है। भोला, बंजारी और राजकुमारी ठाठ बाट से महल में रहने लग गए। उधर बंजारे ने जब अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ दिया था तो धन के लालची लोगों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। वैसे भी बंजारी के छूट जाने पर बंजारा अंदर ही अंदर दुखी रहने लगा था। संगी साथियों ने फिर उसे धीरे धीरे नशे का आदी बना दिया। इस कारण वह न तो व्यापार पर ध्यान दे पाता, न ही अपने दूसरे कामों पर। लगातार घाटे के चलते उसका दिवालिया निकल गया। फिर एक दिन सोचा, बंजारी की बात तो सही थी कि संगत का असर जरूर होता है। तब तो घमंड में चलते मैंने उसे बुरा भला कह दिया, मगर अब पछताने से क्या होता है। तभी उसके मन में एक विचार आ गया, क्यों न मैं उसी जगह पर जाऊं जहां मैंने अपनी पत्नी को उस गडरिये के पास छोड़ा था। अगले दिन बंजारे ने घोड़े पर सवारी गांठी, एड़ लगाकर वहीं नदी किनारे जा पहुंचा। मगर वहां तो अब महल खड़ा था। बंजारे की नजर जाए, इतना ऊंचा महल। महल की अटारी पर बंजारी खड़ी थी।
दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। बंजारा घोड़े से उतरा और सेवकों से सब पूछताछ करता हुआ भोला के पास पहुंचा। उसने भोला को देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। इस भोला और उस भोला में जमीन आसमान का अंतर था। बंजारा हाथ जोड़कर भोला से बोला, मैं तुम्हारी बहन को लेने आया हूँ, उसे मेरे साथ भेज दो। भोला बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बहन अपने घर खुशी से जाए तो भाई के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तब तक बंजारी भी वहां आ गई और कहने लगी, अब बताओ संगत और सोबत का असर होता है या नहीं। बंजारा हाथ जोड़कर बोला, होता है, जरूर होता है, मैं ही गलत था, पर तुम्हें मैं अब लेने आया हूँ। बंजारी बोली, तब तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। बंजारा अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने लगा तो भोला सोच में पड़ गया। भोला जो भी था बंजारी की बदौलत था। वह बंजारी के पैरों में गिरकर बोला, बहन तुम अपने पति के साथ यहाँ रहो तो मुझे बहुत अधिक खुशी होगी। मैं सदा तुम्हारा सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। बंजारी ने बंजारे की ओर देखा। अब वह क्या कहता, उसके पास तो अब एक धेला तक न था। उसने भी वहीं रहने की रजामंदी दे दी। सब खुशी से वहीं पर रहने लगे। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।